हम लोगों ने लास्ट क्लास में नॉर्मल प्यूपेरियम के बारे में पढ़ा था। आज एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द प्यूपेरियम, यानी कि प्यूपेरियम के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसी प्रेग्नेंट लेडी में, उन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस या कॉमन एबनॉर्मेलिटीज़ या प्रॉब्लम्स जो कि हो सकती हैं प्यूपेरियम के ड्यूरेशन में, वो क्या क्या है। प्यूपेरियल पायरेक्सिया हो सकता है, प्यूपेरियल सेप्सिस हो सकता है, सब इन्वोल्यूशन हो सकता है, यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं ड्यूरिंग प्यूपेरियम। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या है, ये मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जो अगर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हैं कि प्यूपेरियम में या सूतिका काल में किसी भी लेडी को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या किस तरीके के सिम्टम्स, किस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं प्यूपेरियम में, ड्यूरिंग प्यूपेरियम। ठीक है, तो क्या क्या देखने को मिल सकता है, प्यूपेरियल पायरेक्सिया देखने को मिल सकता है, प्यूपेरियल सेप्सिस देखने को मिल सकता है, सब इन्वोल्यूशन देखने को मिल सकता है, यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं लेडी में, ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि क्या मेस्टाइटिस वगैरह हो सकता है, क्रैक्ड एंड रिट्रैक्टेड निप्पल, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है लेडी में। ठीक है, इसके बाद कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वो भी हो सकते हैं ड्यूरिंग प्यूपेरियम। तो अब अगर हम लोग बात करें प्यूपेरियल पायरेक्सिया की, ठीक है, प्यूपेरियल पायरेक्सिया की अगर बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या होता है। पायरेक्सिया हम सभी लोग समझते हैं, टेम्परेचर जो इंक्रीज टेम्परेचर होता है उसे पायरेक्सिया कहा जाता है। तो राइज ऑफ टेम्परेचर रीचिंग 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस और मोर। ठीक है, मेजर्ड, इसे मेजर कैसे करें, ओरली मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ऑन 2 सेपरेट ओकेजन्स एट 24 आवर्स अपार्ट विद इन द फर्स्ट डेज फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड प्यूपेरियल पायरेक्सिया। यानी कि डिलीवरी के 24 घंटे जो होते हैं उन्हें हटा के, यानी डिलीवरी के एक दिन बाद अगर लेडी में टेम्परेचर जो है वो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और ये क्या है, 24 घंटे के डिफरेंस पे 2 बार कैलकुलेट किया गया, 2 बार इसको चेक किया गया है। तो अगर दोनों बार क्या है, टेम्परेचर जो है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मिलता है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्यूपेरियल पायरेक्सिया बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में सूतिका काल या फिर प्यूपेरियम के ड्यूरेशन में फीवर आना क्या है, प्यूपेरियल पायरेक्सिया है। ठीक है, तो डिलीवरी के पहले 24 घंटे को छोड़ के नेक्स्ट 10 डेज़ में अगर 24 घंटे के डिफरेंस पे 2 बार हम लोग टेम्परेचर जो है उसको मेजर कर रहे हैं और टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा मिल रहा है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, प्यूपेरियल पायरेक्सिया बोलेंगे। ठीक, इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, प्यूपेरियल सेप्सिस हो सकता है, यानी कि इन्फेक्शन हो सकता है जेनाइटल ट्रैक्ट का, यूटीआई हो सकता है, मेस्टाइटिस हो सकता है, ब्रेस्ट एब्सिस हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, अगर एपिजियोटमी दी है तो हो सकता है एपिजियोटमी में इन्फेक्शन हो गया हो, या सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना की गई हो। ठीक है, अदर इन्फेक्शंस हो सकते हैं जैसे कि क्या है, फेरेंजाइटिस हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, कुछ कॉजेज़ हैं प्यूपेरियल पायरेक्सिया के, जैसे प्यूपेरियल सेप्सिस, यूटीआई, मेस्टाइटिस, ब्रेस्ट एब्सिस, वुंड इन्फेक्शन। ठीक है, या अदर इन्फेक्शन जैसे कि फेरेंजाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, निमोनिया, मलेरिया। ठीक है, तो ये सब कॉजेज़, इनकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो लेडी का राइज करेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्यूपेरियल सेप्सिस। प्यूपेरियल सेप्सिस का डेफिनेशन क्या है या प्यूपेरियल सेप्सिस क्या होता है, तो एन इन्फेक्शन ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट विच अकर्स एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी इज टर्म्ड एज प्यूपेरियल सेप्सिस। इसका मतलब क्या है कि जेनाइटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन जो कि किसकी वजह से हो रहा है, डिलीवरी की वजह से हो रहा है। ठीक है, यानी डिलीवरी होने के बाद उसके कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में क्या है, जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या है, इन्फेक्शन हो गया है ड्यू टू डिलीवरी। डिलीवरी के बाद क्या है, जेनाइटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्यूपेरियल सेप्सिस बोलेंगे। ठीक है, यानी प्यूपेरियम के ड्यूरेशन में जेनाइटल ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, प्यूपेरियल सेप्सिस बोलेंगे। तो इसके रिस्क फैक्टर या कॉजेज़ क्या होते हैं, एक तो क्या, मेल न्यूट्रिशन,
मेल न्यूट्रिशन क्या है? मेल न्यूट्रिशन और एनीमिया ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है प्यूपेरल सेप्सिस का। मेल न्यूट्रिशन है, एनीमिया है, प्री टर्म लेबर है, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी जब सर्विक्स पूरी तरह डायलेट नहीं हो पाई थी उससे पहले ही क्या है, अर्ली टाइम से पहले ही क्या है, रप्चर हो गया मेम्ब्रेन्स का। कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, जैसे HIV का पेशेंट है कोई, तो उसमें क्या है, प्यूपेरल सेप्सिस के चांसेस क्या बढ़े रहेंगे। रिपीटेड वेजाइनल एग्जामिनेशन, डिलीवरी के टाइम पे क्या है, बार बार वजाइना के क्या पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया गया है, तो उससे भी क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस, प्यूपर जेनिटल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिहाइड्रेशन है, ठीक है। रिटेन्ड बिट्स ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू और मेम्ब्रेन, अगर डिलीवरी हुई और उसके बाद क्या जो प्लेसेंटा है या टिश्यूज़ है उनको क्या पूरी तरीके से क्लीन नहीं किया गया, कुछ उनका रिमेनिंग पार्ट जो है वो अगर यूट्रस में रह गया है तो उसकी वजह से भी क्या है, इन्फेक्शन होता है, फिर पायरेक्सिया फीवर वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, ठीक है, ट्रोमैटिक वेजाइनल डिलीवरी है, तो इन सब से क्या होता है, जेनिटल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या बढ़ जाते हैं, और इसे ही क्या बोलते हैं, प्यूपेरल सेप्सिस बोलते हैं। तो इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया हो सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो सकता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हो सकता है जैसे HIV का पेशेंट, रिपीटेड वेजाइनल एग्जामिनेशंस हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ट्रोमैटिक वेजाइनल डिलीवरी हो सकता है, रिटेन्ड बिट्स ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू और मेम्ब्रेन्स हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है। ये सभी क्या है, ये कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से क्या है, जेनिटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसी को क्या बोलेंगे, प्यूपेरल सेप्सिस बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो इन्फेक्शन है वो क्या, लोकल इन्फेक्शन भी हो सकता है, यूट्राइन इन्फेक्शन भी हो सकता है, और स्प्रेडिंग इन्फेक्शन भी हो सकता है। लोकल इन्फेक्शन का मतलब क्या, वुंड का इन्फेक्शन हो रहा है, एपिजियोटमी या सिजेरियन सेक्शन वगैरह जो है वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है। यूट्राइन इन्फेक्शन का मतलब क्या है, यूट्रस में इन्फेक्शन हुआ है। और स्प्रेडिंग इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा यूट्राइन स्प्रेड है, जैसे कि क्या, पैरामेट्राइटिस हो सकता है, पेल्विक पेरिटोनाइटिस हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है ना, सेप्टिसीमिया, अगर ज़्यादा ख़राब कंडीशन है तो सेप्टिसीमिया भी हो सकता है, ठीक है। इसमें नॉर्मली देखने को क्या मिलेगा, वही हाई राइज ऑफ टेम्परेचर होगा, और फिर जिस हिसाब से लोकल है या फिर यूट्राइन है या फिर स्प्रेडिंग इन्फेक्शन है उसके हिसाब से क्या अलग अलग सिम्टम्स होंगे, ठीक है, कि फीवर जो है, राइज इन टेम्परेचर वो कितना ज़्यादा है, जितना सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा क्या हाई टेम्परेचर होगा, है ना। यूट्रस का इन्फेक्शन है तो क्या लोकल डिस्चार्ज जो है वो कैसा होगा, जो लोकिया बताया था फर्स्ट फोर्टनाइट में जो डिस्चार्ज होता है आफ्टर डिलीवरी वो कैसा ऑफेंसिव हो जाएगा, ठीक है। पल्स रेट वगैरह क्या रैपिड हो जाएगा अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो, ब्रेथलेसनेस वगैरह देखने को मिल सकता है, ठीक। तो ये क्या है, इसमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसीलिए क्या हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग डिलीवरी और क्या कहते हैं आफ्टर डिलीवरी ये सजेस्ट किया जाता है पेशेंट को। और बाकी जो मेल न्यूट्रिशन है, एनीमिया है, इसको क्या है प्रॉपरली ट्रीट करने को, प्रोफाइलैक्सिस के लिए इसीलिए हम लोग क्या आयरन का डोज जो है, सप्लीमेंट जो है वो देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर ये रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यानी कि प्लेसेंटा वगैरह की जैसे रिटेन्ड यूट्राइन प्रोडक्ट्स की वजह से, तो क्या है उसको क्या है प्रॉपर उसका डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा उसको, एंटीबायोटिक वगैरह का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो जिस भी कॉज की वजह से हो रहा है उसके हिसाब से क्या है इसमें हम लोग ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, सब इन्वोल्यूशन। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो है ड्यूरिंग प्यूपेरियम वो क्या है, सब इन्वोल्यूशन। तो सब इन्वोल्यूशन क्या होता है, व्हेन द इन्वोल्यूशन इज इम्पेयर्ड और रिटार्डेड इट इज़ कॉल्ड सब इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि यूट्रस जो है वो अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में क्या उसका वापस आ जाना, ऑलमोस्ट जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज थी उसमें क्या वापस जाना। लेकिन जब क्या होता है यूट्रस जो है वो अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में वापस नहीं जा पाता, ऑलमोस्ट उस स्टेज में वापस नहीं जा पाता है और उसका साइज़ क्या है बढ़ा रहता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सब इन्वोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नॉर्मली होता क्यों है,
ग्रैंड मल्टीपैरिटी हो, यानी किसी के क्या 3-4 बच्चे हैं, तो ऐसी कंडीशन नॉर्मली क्या होता है, डिलीवरी के बाद यूट्रस क्या है तुरंत क्या है उसका इन्वोल्यूशन हो जाता है, यानी वो क्या है सिकुड़ने लग जाता है और अपने ऑलमोस्ट नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में पहुंच लगता है। 1.5 महीने के बाद क्या होता है, उसकी कंडीशन जो है साइज़ और शेप जो है वो ऑलमोस्ट नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की तरह हो जाती है। लेकिन क्या है, कब नहीं हो पाता या सब इन्वोल्यूशन कब होता है, ग्रैंड मल्टीपैरिटी का केस हो, चौथा, पाँचवा, छठा बच्चा है, ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस हुआ हो, जैसे कि ट्विंस प्रेगनेंसी में होता है या पॉलीहाइड्रमनियोस में होगा। यूट्रस का जितना एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में साइज़ बढ़ता है उससे ज़्यादा क्या है यूट्रस का डिस्टेंशन हुआ हो, जैसे कि ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस जैसे ट्विंस प्रेगनेंसी में है या पॉलीहाइड्रमनियोस है। मैटरनल इल हेल्थ में, मैटरनल इल हेल्थ मतलब मदर को क्या कोई बीमारी है पहले से। यूट्राइन फाइब्रॉइड है, यूट्रस में क्या फाइब्रॉइड है जिसकी वजह से भी क्या उसका शेप बढ़ा हुआ है और अब वो क्या उसका इन्वोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। या फिर क्या है रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, कुछ जो पार्ट है वो यूट्रस में अभी भी क्या है प्रेगनेंसी का बचा हुआ है। तो ये सारे कॉजेज़ क्या होते हैं, इन सब की वजह से क्या होता है सब इन्वोल्यूशन होता है, यानी यूट्रस जो है उसका इन्वोल्यूशन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, हार्म हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। ग्रैंड मल्टीपैरिटी, ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस एज इन ट्विंस प्रेगनेंसी और पॉलीहाइड्रमनियोस, मैटरनल इल हेल्थ है, प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस है, ठीक है। प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस जो होता है उस केस में भी क्या यूट्रस का पूरी तरीके से इन्वोल्यूशन नहीं हो पाता है, ठीक। यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है, रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हो सकता है या यूट्राइन सेप्सिस हो सकता है, ठीक है। सिम्टम्स जो देखने को मिलेंगे वो क्या होता है, जो लोकल डिस्चार्ज वो कैसा है एबनॉर्मल होता है, या तो ये क्या होता है एक्सेसिव हो रहा होता है या फिर क्या इसका ड्यूरेशन जो डिस्चार्ज का वो बढ़ जाता है। एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ये इरेगुलर हो सकती है, रेगुलर भी हो सकती है, मतलब इरेगुलर एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है। इरेगुलर क्रैम्प लाइक पेन होता है, अगर कोई प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बचा हुआ है तो क्या होगा कभी कभी क्या अचानक से क्रैम्प लाइक जैसे मरोड़ जैसा दर्द उठेगा। इसके साथ ही क्या इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो भी क्या राइज मिलेगा। सेप्सिस का अगर केस है तो उसमें क्या है फीवर मिलेगा, टेम्परेचर राइज मिलेगा, ठीक। यूट्रस की जो हाइट है वो नॉर्मल से क्या है ज़्यादा होगी। जब नॉर्मल प्यूपेरियम में जो यूट्रस की हाइट होती है पेल्विक ऑर्गन हो जाता है धीरे धीरे, वो क्या नहीं हो पाएगा, तो जो हाइट ऑफ यूट्रस है वो क्या है बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। इसके साथ इसका मैनेजमेंट क्या होता है कि सबसे अगर जो जिस भी कॉज की वजह से हो रहा है उसी का क्या हम लोग ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। अगर इन्फेक्शन वगैरह है तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर रिटेन्ड प्रोडक्ट है तो क्या होता है उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो मिथर्जिन वगैरह जो है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉज जो है वो ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा, मैनेजमेंट जो है वो उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस इन प्यूपेरियम, यानी कि यूटीआई, यूरिनरी सिस्टम जो है उससे रिलेटेड क्या है कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं प्यूपेरियम के टाइम पे। तो ये क्या है, एक तो ये क्या बहुत कॉमनली होने वाली इन्फेक्शंस हैं, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट का होने वाला इन्फेक्शन क्या है मोस्ट कॉमन या बहुत कॉमन इन्फेक्शन होता है ड्यूरिंग प्यूपेरियम, ठीक। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, एक तो क्या है फीमेल को क्या ऑलरेडी हो सकता है सिस्टाइटिस रही हो तो रिकरेंस ऑफ प्रीवियस सिस्टाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि पहली बार इन्फेक्शन हो, या तो क्या है फीमेल को ऑलरेडी सिस्टाइटिस था और वही क्या उसका रियकर कर रहा है, रिकरेंस ऑफ प्रीवियस सिस्टाइटिस हो रहा है। या फिर क्या हो सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी ड्यूरिंग प्यूपेरियम क्या है फर्स्ट टाइम क्या है उसको इन्फेक्शन हुआ हो। तो ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग प्यूपेरियम फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होने के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, कैथेटराइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंट अगर कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, फ्रिक्वेंट कैथेटराइजेशन जो होता है लेबर के टाइम पे या फिर स्टार्टिंग जो होता है प्यूपेरियम के स्पेशली क्या है सिजेरियन सेक्शन में किया जाता है कैथेटराइजेशन, तो इसकी वजह से भी क्या है यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं,
ठीक है। या स्टैसिस ऑफ यूरिन, ऐसा कब होता है, ब्लैडर जो है उसकी टोन में क्या लैक हो जाता है, मतलब शुरुआत में जैसे सिजेरियन सेक्शन वगैरह होता है या नॉर्मल डिलीवरी है, तो उसमें क्या है, ब्लैडर जो है उसकी टोन में कमी आने की वजह से यूरिन जो है वो काफ़ी लंबे समय तक क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या रुकी रहती है, यानी स्टेसिस ऑफ यूरिन हो जाता है ड्यूरिंग अर्ली प्यूपेरियम ड्यू टू लैक ऑफ ब्लैडर टोन, ठीक है, एंड लेस डिज़ायर टू पास यूरिन। तो इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी लंबे समय तक यूरिन जो है वो ब्लैडर में भरी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो यूटीआई है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इनके होने के चांसेस क्या बढ़ जाते हैं, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, कोई ब्रूजिंग मतलब चोट लग गई है, ठीक है, किसी तरीके का कुछ ट्रॉमा हुआ या कुछ चोट लगी ड्यूरिंग डिलीवरी, कहाँ पे, ब्लैडर नेक में, ठीक है। ब्रूजिंग मतलब छिल जाना, कट जाना, ठीक है, ब्लैडर नेक में क्या है, कुछ ब्रूजिंग या ट्रॉमा टाइप का कुछ हो गया है, ठीक। या फिर क्या कोई पेरिनियल इंजरी हुई है, तो उसके रिफ्लेक्स में भी क्या होता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाता है, यूरिन जो है वो पास नहीं होती, रिटेंशन हो जाता है यूरिन का। या तो क्या ब्लैडर नेक है, उसमें कोई ब्रूजिंग या एडिमा वगैरह हो गया है, ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर वगैरह का केस था जिसमें क्या है, जिसकी वजह से क्या ब्लैडर नेक में भी क्या एडिमा आ रहा है। या फिर कोई पेरिनियल इंजरी वगैरह है जिसके रिफ्लेक्स की में क्या हो रहा है, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रहा है, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूटीआई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कौन सा होता है, इकोलाई होता है, क्लेप्सिएला होता है, प्रोटियस होता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। धुलो जाके सुनीता, धुलो जाके आ रहे हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। फिर इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉज ही होगा। अगर ये क्या है, मतलब ये जो इन्फेक्शन वगैरह या स्ट्रेसेस वगैरह इन सब की वजह से हो रहा है, तो इसमें क्या एंटीबायोटिक्स वगैरह का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीबायोटिक्स, इन सब मेडिसिन को क्या दिया जाएगा। अगर बिल्कुल ही अनेबल है पास करने में यूरिन लेडी, तो क्या है, फिर कैथेटराइजेशन किया जाएगा, ठीक है। तो जो नेसेसरी चीज़ें होंगी, मतलब यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स का, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी एबल नहीं है तो क्या है, कैथेटर का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, कंडीशन के हिसाब से जो कॉज है जिसकी वजह से लेडी में इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, उसके हिसाब से क्या है, ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं प्यूपेरियम की, या फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं प्यूपेरियम में, वो मैंने बताया है। आज प्यूपेरियल पायरेक्सिया, प्यूपेरल सेप्सिस, सब इन्वोल्यूशन और यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस इन प्यूपेरियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। कल हम लोग ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं प्यूपेरियम में, इसके साथ ही साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं जो कि प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्यूपेरियम, ठीक है, और कुछ जो ये प्यूपेरियल इमरजेंसीज होती हैं उनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों की क्लास यहीं तक है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ ले।